नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इस समय हम टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सब्जेक्ट वाइज सीरीज बना रहे हैं। और दोस्तों, मैंने फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना दिया है मैंने, और पार्ट 3 वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैंने जो चैप्टर इसमें इंक्लूड किए हैं वो हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, साथ में बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, जो आज हमने चैप्टर इसमें इंक्लूड किया है वो है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इमल्सन, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड जेलीज एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म सपोसिटरीज एंड प्रिपरेशन। इसके अलावा दोस्तों 3 चैप्टर और बचे हैं जिसकी वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेगी, और इसको मैं कल या फिर शाम को बना दूंगा। तो दोस्तों, जो वीडियो आपको पार्ट 4 में चैप्टर देखने को मिलेंगे वो है डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, स्टीराइल डोजेज फॉर्म और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों, इनकी वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि इमल्सन इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग। तो दोस्तों, आप ऑयल लेंगे प्लस वाटर लेंगे और इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, यानी कि ये इम्मिसिबल होते हैं, और इसी को हम इमल्सन कहते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा पहला वाला सही है कि इम्मिसिबल लिक्विड, यानी कि जो हमारा इमल्सन है ये एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, जिसमें कि ये इमिसिबल लिक्विड्स का ये एक मिक्सचर होता है। बाकी इसमें मिसिबल लिक्विड दिया है, बोथ 1 एंड 2 दिया है, एंड नॉन ऑफ द अबव दिया है। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका पहला है कि इमल्सन जो है ये एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, और इसमें 2 इमिसिबल यानी कि आपस में न मिलने वाली लिक्विड्स होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों अगला सवाल आ चुका है कि 2 फेज ऑफ इमल्सन। तो दोस्तों, जो भी आपका इमल्सन होता है इसके 2 फेज होते हैं। पहला आपका डिस्पर्स फेज होता है और आपका सेकंड कॉन्टिन्यूस फेज होता है। तो दोस्तों, मैं इन दोनों फेज को आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, समझिए कि ये हमारा एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने पानी और ऑयल हमने मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों, हमने इसमें पानी और ऑयल मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों, मैं ये पानी बना देता हूँ। ये आपका ग्रीन वाला जो है ये आपका वाटर बना हुआ है, और इसके अंदर दोस्तों ये आपका ऑयल हो गया। जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये आपका ऑयल हो गया। तो दोस्तों, जो आपको इसमें ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका कॉन्टिन्यूस फेज हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपको ग्रीन कलर का वाटर दिख रहा है ये आपका कॉन्टिन्यूस फेज हो गया। और दोस्तों, जो आपको यहाँ पर रेड कलर के आपको ऑयल ग्लोब्यूल्स दिख रहे थे वो आपके डिस्पर्स फेज हो गए। तो दोस्तों, जो आपका डिस्पर्स फेज होता है, जो आपका डिस्पर्स वर्ड है इसका मतलब होता है डूबा हुआ। तो जो ऑयल के ग्लोब्यूल्स पानी के अंदर डूबे हुए हैं उनको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, टू मेक ए स्टेबल इमल्सन। अगर आपको एक स्टेबल इमल्सन बनाना है तो आपको उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए, इमल्सीफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, बोथ 1 एंड 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, अगर आप पानी और तेल को आपस में मिक्स करते हैं तो ये दोनों लंबे समय तक मिक्स नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपको इनको अगर आप दोस्तों अगर आपको इनको लंबे समय तक मिक्स रखना है तो आपको उसमें एक इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये लंबे समय तक मिक्स रहेंगे और जो आपका इमल्सन है वो स्टेबल इमल्सन बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि द ग्लोब्यूल साइज इन इमल्सन आर। तो इसमें पूछा कि ग्लोब्यूल साइज क्या होता है इमल्सन में। तो दोस्तों, इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। 0.25 to 25 माइक्रोन डायमीटर, 0.13 to 35 माइक्रोन डायमीटर, बोथ 1 एंड 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो भी ग्लोब्यूल साइज होता है किसी भी इमल्सन में उसका जो आइडियल साइज होता है वो 0.25 to 25 माइक्रोन डायमीटर होता है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा है ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज इन कॉन्टिन्यूस फेज इन विच टाइप ऑफ इमल्सन। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ से समझें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, समझिए। ये आपका कंटेनर हो गया। तो दोस्तों, इसमें पूछा है कि ऑयल जो है वो इसमें डिस्पर्स है, तो हम इसमें ऑयल बना लेते हैं। ये आपका ऑयल हो गया ब्लू वाला, और दोस्तों इसमें हम वाटर बना लेते हैं। ये ढेर सारी वाटर है, तो इसके अंदर वाटर जो होगा दोस्तों वो आपका कॉन्टिन्यूस फेज हो जाएगा, और जो आपका ऑयल है ये आपका डिस्पर्स फेज हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हमारा ऑयल डिस्पर्स है और हमारा वाटर कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये कौन सा इमल्सन है, तो इसका मतलब ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। तो इसका मतलब दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका पहला वाला सही आंसर है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन जनरली यूज्ड फॉर, यानी कि इसका मतलब इसमें ये दिया है दोस्तों, ये आपका एक हो गया कंटेनर हो गया और इसके अंदर हम वाटर बना लेते हैं, ये हमारे वाटर हो गए और इसके अंदर हमारा ऑयल पड़ा हुआ है। ये आप ऑयल की ग्लोब्यूल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑयल इन वाटर यानी कि पानी के अंदर तेल जो पड़ा रहता है, ऐसे इमल्सन का जनरली यूज क्या होता है, तो दोस्तों इसमें दिया है इंटरनल इसका यूज होता है या फिर एक्सटर्नल यूज होता है, इसका दोनों में यूज होता है या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो आपका ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन होता है, ये बेसिकली इंटरनली यूज इसका किया जाता है। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि आपको बताना है इमल्सन आर ब्लैंक, इसमें डॉट डॉट टाइप्स। तो इमल्सन जो इमल्सन होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। तो हमारे इमल्सन दो तरह के होते हैं हमारे, इसका मतलब हमारा सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें लिखा है मोनोवैलेंट कैटायन लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड NH4 यानी कि अमोनियम आयन यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। यानी कि दोस्तों जो भी आपके मोनोवैलेंट कैटायन होते हैं, इनका यूज हम किस तरह के इमल्सन में इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में करते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑयल इन वाटर टाइप के जो इमल्सन होते हैं उसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में मोनोवैलेंट कैटायन लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनियम आयन का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। तो इसमें दिया है कि वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज कॉन्टिन्यूअस फेज इन विच टाइप ऑफ इमल्सन। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला है, यानी कि आपको इसमें समझना है। दोस्तों ये आपका कंटेनर हो गया समझिए, और ये हमारा वाटर हो गया। सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया है, इसको हम इरेज कर देते हैं, हम इसको एक बार फिर से बना लेते हैं। तो ये हमारा कंटेनर हो गया दोस्तों, इसमें लिखा है कि वाटर इज डिस्पर्स, तो हम इसमें वाटर को इस कलर से बना, तो ये आपका वाटर है जो आपका ये पर्पल कलर का दिख रहा है, ये आपका वाटर हो गया। और इसमें पूछा कि ऑयल इज कॉन्टिन्यूअस फेज, तो ये हमारा रेड कलर का ये हमारा पूरा ऑयल हो गया, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये पूरा आपका ऑयल हो गया। तो दोस्तों इसमें पूछा कि वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज कॉन्टिन्यूअस फेज, यानी कि जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये आपका तो हो गया कॉन्टिन्यूअस फेज हो गया, और जो आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है ये आपका डिस्पर्स फेज होगा। तो दोस्तों अगर इस तरह का कोई इमल्सन है तो उसको हम तो दोस्तों वो आपका किस तरह का इमल्सन है ये क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों ये आपका इमल्सन होता है वाटर इन ऑयल टाइप। तो इसका मतलब हमारा पहला वाला जो विकल्प है ये हमारा सही ऑप्शन है कि जो वाटर है ये डिस्पर्स है, यानी कि डूबा हुआ है किसमें, तेल के अंदर। तो वाटर इन ऑयल यानी कि पानी इसका मतलब है पानी तेल में। तो ये आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि द वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन आर जनरली यूज्ड, यानी कि तेल के अंदर हमारा पानी जो होता है, अगर हमारे पास इस तरह का इमल्सन है तो उसका यूज हम जनरली कहाँ करते हैं, तो दोस्तों इसका यूज जनरली हमारा एक्सटर्नली होता है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि वाटर इन ऑयल टाइप का जो इमल्सन है उसका एग्जांपल होता है क्रीम, लोशन, जो ये सब होते हैं ये आपके वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि द डाईवैलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड जिंक आयन यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो दोस्तों इसके पहले हमने पढ़ा है कि मोनोवैलेंट जो कैटायन है उनका भी यूज किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में। और यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पर आपका डाईवैलेंट कैटायन दिया है जैसे कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड जिंक आयन। तो दोस्तों इनका जो यूज है वो वाटर इन ऑयल
वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन में करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में। इसका मतलब हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने कुछ टेस्ट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें पूछा कि टेस्ट यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो दोस्तों आपके सामने दो तरह के इमल्सन रख दिए जाए और आपको ये ना बताया जाए कि इसमें से कौन सा इमल्सन है, और दोस्तों आपको बताना होगा कि ये आपका ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है। तो दोस्तों आप इसको कुछ टेस्ट करने के बाद बता सकते हैं। तो इसमें टेस्ट के नाम दिए गए हैं जैसे डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, फ्लोरोसेंस टेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी टेस्ट किए जाते हैं तभी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। इसमें जो हमारा पांचवा ऑप्शन है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर। तो इसमें कुछ नेम दिए गए हैं जैसे एकेसिया, ट्रेगाकेंथ, अगार, स्टार्च, पेक्टिन। तो दोस्तों ये सभी हमारे नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं। इसका मतलब जो हमारा ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा कि सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, बोथ 1 एंड 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2, यानी कि मिथाइल सेलुलोज और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है ये सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स के अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सेपरेशन ऑफ टू लेयर ऑफ डिस्पर्स एंड कंटिन्यूअस फेज इज कॉल्ड। यानी कि दोस्तों आपने तेल और पानी को आपस में मिक्स कर दिया, आपका तेल और पानी को आपने आपस में मिक्स कर दिया तो ये कुछ समय बाद अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये हमारा कंटेनर है और इसमें हमारा ग्रीन कलर का ये हमारा ग्रीन कलर का वाटर हमने बना दिया है। आप ये ग्रीन कलर का वाटर देख सकते हैं और ऊपर हमारा ऑयल बना दिया दोस्तों। आप ये देख सकते हैं ये हमारा ऑयल हो गया ऊपर वाला। ये दोस्तों हमारा एक इमल्सन था, लेकिन कुछ समय बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि तेल ऊपर चला गया और पानी नीचे रह गया। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं क्रैकिंग कहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है कि सेपरेशन ऑफ टू लेयर ऑफ डिस्पर्स एंड कॉन्टिन्यूअस फेज इज कॉल्ड। तो इसको हम क्रैकिंग कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स टू फॉर्म ए थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ इमल्सन। दोस्तों आप मैं आपको इसको समझा देता हूं। तो आप ये मानिए कि ये आपका कोई कंटेनर है और इसके अंदर हमने इमल्सन रखा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो हमारे ग्लोब्यूल्स थे वो ऊपर चले गए, जो हमारे ग्लोब्यूल्स थे वो ऊपर चले गए और जो हमारा वाटर था वो हमारा नीचे रह गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें ये पूछा है। तो दोस्तों इसको हम क्रीमिंग कहते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा है क्रीमिंग। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आर। तो इसमें कुछ डोजेज फॉर्म के नाम दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि इसमें से सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन से हैं। तो इसमें दिया है ऑइंटमेंट, जेली, पेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी आपके सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के एग्जांपल हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा कि ऑइंटमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन, अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक यूज, बोथ 1 एंड 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका है बोथ 1 एंड 2, यानी कि ऑइंटमेंट को हम अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक यूज के आधार पर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। तो आप यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन, जो भी हमारा ऑइंटमेंट होता है उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें आपका पहला दिया है एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट और डाइडर्मिक ऑइंटमेंट। इसके अलावा दोस्तों अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक यूज अगर देखा जाए तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, एंटी फंगल ऑइंटमेंट में, एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट में, एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट में और कीरेटोलाइटिक ऑइंटमेंट में। और दोस्तों इस तरह भी आप ढेर सारे क्लासिफिकेशन इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है कि ऑइंटमेंट बेस शुड बी। तो इसमें दिया है कि इनर्ट,
फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, कंपैटिबल विथ स्किन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो भी आपका ऑइंटमेंट बेस होता है ये आपका इनर्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी आप ऑइंटमेंट बेस में मेडिकामेंट या फिर ड्रग्स मिलाएंगे उसके साथ उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और ये फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, और ये कंपैटिबल विथ स्किन। दोस्तों इसका मतलब है कि ये आपकी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका है चौथा वाला, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑइंटमेंट बेस जो होता है ये आपका इनर्ट होना चाहिए, फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, और स्किन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है कि ऑइंटमेंट बेसेज आर टाइप्स। तो जो भी आपका ऑइंटमेंट बेस होता है ये आपका 4 तरह का होता है, और मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, पहला दिया ओलिगाजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्सन बेस और वाटर सोल्यूबल बेस। तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे कि जो भी आपका ऑइंटमेंट बेस होता है ये आपका 4 टाइप्स का होता है। तो ये आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठें और इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करें, और अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया दोस्तों तो आपका एग्जाम जो है वो आपका एग्जाम फर्स्ट क्लास होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। तो इसमें पूछा कि सपोसिटरीज आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका सपोसिटरी जो होता है ये भी आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। तो इसमें पूछा है कि सेमी सॉलिड आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है कि सपोसिटरी बेसेज आर क्लासिफाइड इनटू। तो दोस्तों इसके पहले हमने ऑइंटमेंट बेस को देखा है, और यहाँ पर हम सपोसिटरी बेस को देख लेते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन जो होता है उसको हम फैटी बेस में क्लासीफाई करते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस में क्लासीफाई करते हैं, और इमल्सीफाइंग बेसेज में इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है कि फैटी बेसेज, वाटर सॉल्युबल बेसेज एंड इमल्सीफाइंग बेसेज ये सभी सपोसिटरी बेस के क्लासिफिकेशन हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि पेसरीज आर मींट फॉर इंट्रोडक्शन इन। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि पेसरीज का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है। तो इसमें दिया है वेजाइना, रेक्टम, नेजल कैविटी एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है वेजाइना। जो भी आपका पैसरीज होता है उसका यूज वेजाइना में इंट्रोडक्स करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22। तो फैटी बेसेज यूज्ड फॉर सपोसिटरीज आर। तो इसमें दिया है थियोब्रोमा ऑयल, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी फैटी बेसेज हैं, थियोब्रोमा ऑयल, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही विकल्प है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है कि द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सपोसिटरी बेस। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका बॉडी टेम्परेचर होता है उस पर सपोसिटरीज बेस को मेल्ट हो जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। और इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट, ये भी आपका दोस्तों सही है। इट शुड रिलीज मेडिकामेंट इजिली, ये भी आपका सही है। इसका मतलब चौथा वाला जो हमारा ऑप्शन है ये सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सपोसिटरीज आर प्रिपेयर्ड बाय। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी सपोसिटरीज होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपके 3 मेथड दिए गए हैं। पहला दिया है रोलिंग मेथड, हॉट कॉम्प्रेस मेथड, कोल्ड कॉम्प्रेस मेथड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो आपका ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि रोलिंग मेथड, हॉट कंप्रेस, कोल्ड कंप्रेस के द्वारा हम सपोसिटरीज बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने अंतिम सवाल आ चुका है कि इमल्सिफाइंग बेसेज आर। तो भी इसमें तो दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें कि आपका है वाइट्स पोल, मस्सू पोल, बोथ 1 एंड 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये आपके वाइट्स पोल और मस्सू पोल जो हैं ये आपके इमल्सिफाइंग बेसेज हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि अब ज़्यादा समय बच नहीं गया है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।